यानी देखिए विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र। टॉपिक हमारा क्या है? नास्तिक संप्रदाय का उदय। अब नास्तिक संप्रदाय के उदय की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहला टॉपिक आया वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ? ऐसा कहा गया कि विराट पुरुष ये जो इस प्रकार से, अब देखो एक चीज तो मुख से निकल रही है, एक बाहों से निकल रही है, एक उदर से निकल रही है, एक पांव से निकल रही है, जिस कारण क्या हो गया? इनमें मतभेद होने शुरू हो गए। यानी ब्राह्मण का जो कार्य वो क्या रखा गया? शिक्षा देना लेना, शिक्षा देना व लेना, ठीक, यज्ञ करना व करवाना, यज्ञ करना व करवाना, ठीक है। और भिक्षा देना व लेना, भिक्षा देना व लेना, ठीक है। यानी अब विराट पुरुष के मुख से अब श्रेष्ठ कौन हो गया? ब्राह्मण। अब ऊपर आने से ना, यानी विराट पुरुष के मुख से या इन चारों का अगर सीक्वेंस देखें तो सबसे एक नंबर पे आ गया ब्राह्मण। तो इसमें ब्राह्मण जो थे वो अपने आप में क्या हो गए? उच्च जाति के हो गए, उच्च वर्ण के हो गए, ठीक है। तो अब क्षत्रिय का कार्य क्या था? रक्षा कार्य, रक्षा का भाव, रक्षा का भाव, रक्षा का कार्य होता था। और व्यापार वाणिज्य का कार्य था, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य शुद्ध करेगा। और ऊपर तीनों की सेवा भाव, सेवा का भाव शुद्ध दे रहेगा, ठीक है। अब शुद्ध देखिए वैसे कोई शुद्ध जीवन जाति नहीं है, यहां से शब्द चेंज हो गया। अरे आपने देखिए कि माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो वो ये नहीं पता चलता। आजकल तो इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, अपन हॉस्पिटल में जाते हैं, डिलीवरी होती है तो जो नर्सरी जिसे आप बोलते हो बच्चे की, जो जब पर छोटे बच्चों को रखा जाता है तो 5-7 दिन 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे कोड लगाया जाता है भी इसका ये है ये। और नर्सरी में जब अपन जाते हैं तो बालों को अपने बालों को हम खुद नहीं पहचान पाते, उसको कोड से पहचानते हैं, ठीक है। जब वो बाहर निकलता है तब उसकी जाति वगैरह बन जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए ना, तो यहाँ पर अब नास्तिक संप्रदाय में क्या हुआ? ब्राह्मण का कहेंगे कि शिक्षा देना लेना, यह करना व करवाना, भिक्षा देना व लेना। क्षत्रिय का रक्षा का भाव, वैश्य का व्यापार वाणिज्य, शूद्र। अब इन चारों में नीचे को बोलते हैं निम्न, ठीक है। तो यहाँ पर जो शूद्र जो कैटेगरी में चला गया ना, उसको लोग गणना करने लग गए, उससे भी नीची जाति क्या है, नीची जाति क्या है। तो अब आपको पता होगा कि ब्राह्मण तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब क्षत्रिय ने इनके मध्य क्या हो गया? वैश्य की भावना जागी। तो क्षत्रियों के मन में एक क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा सेवा हम करते हैं लोगों की, जनता की रक्षा हम करते हैं, युद्ध के मैदान में हम जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हम करते हैं, लेकिन एक नंबर पे कौन चला गया? ब्राह्मण चला गया, है ना। और आपको पता होगा कि जैन और बौद्ध ये दोनों ही जो संप्रदाय है इनके जो मुखिया है, इनकी जो अगुवाई करने वाले, एक का महावीर स्वामी है, दूसरे का गौतम बुद्ध है, ये क्षत्रियों से निकल कर गए, ठीक है ना। क्योंकि क्षत्रियों के मन में एक क्वेश्चन था कि प्रजा की रक्षा हम करते हैं, सारा कार्य हम करते हैं, लोगों का भरण पोषण हम करते हैं, लेकिन एक नंबर पे कौन चला गया? ब्राह्मण। अब एक नंबर पे कोई अगर आदमी जाता तो शेर से होती है। अवश्य उस समय क्या होता था कि आपको पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में एक होता था, ऋग्वैदिक काल में बलि नामक एक था, बलि जो स्वैच्छिक था। ये बहुत ही अच्छी चीज थी, देखिए स्वैच्छिक, यानी स्वैच्छिक का क्या होता है? ऋग्वैदिक काल में यानी 1500 से 1000 का समय, इस समय ये कर स्वैच्छिक था, राजा लेता था, पुरोहित लेता था। किसके कारण? कि अगर आपके पास पैसा है और आपको लगता है कि राजा को देना चाहिए तो आप दे दो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये कर क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था, यानी बलि जो था वो क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ब्राह्मण को तो कर देना नहीं होता था, ब्राह्मण को कर से क्या था? छूट, ब्राह्मणों को कर से छूट थी, क्षत्रियों को लेना होता था। और कर देगा कौन? वैश्य। शूद्रों के पास तो उनके पास तो कोई काम करने का सोर्स था ही नहीं, वो तो सेवा करेंगे इनकी, वो तो नौकरी करेंगे, इनके नौकर रहेंगे। तो कर कौन देगा? वैश्य देगा। कर सिर्फ कौन देगा? वैश्य देगा।
तो वेश्यों के मन में भी क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा कार्य तू करता है, इनका पैसे का उनका इनका जो पेट भरने का जो कार्य है कौन करता है, तू करता है, ठीक है। जबकि 1 नंबर और 2 नंबर पे कौन चलेगी, ब्राह्मण और क्षत्रिय चलेगी। अब चौथी जो कॉम्पिटेटिव निकल के आई वो शूद्र की निकल के आई। अब शूद्रों ने सोचा कि इन तीनों की सेवा मैं करता हूं और इनके साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ित इन्हीं लोगों को किया गया, यानी सबसे ज्यादा प्रताड़ित इन्हीं लोगों को ही किया गया था, शूद्रों को ही किया गया था। और शूद्र जो थे, देखिए जैन, बौद्ध, गौतम, महावीर स्वामी ये क्षत्रियों से निकल कर गए थे और सबसे ज्यादा इनके जो अनुयायी थे वो कौन थे, शूद्र थे। क्योंकि शूद्रों को न तो मंदिरों में प्रवेश था, न उन्हें वेद पुराण पढ़ने का कोई अधिकार था, उनके साथ अनेक प्रकार की छुआछूत होने लगी, अस्पृश्यता होने लग गई, ठीक है। इस प्रकार से लोग एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो उन्हें समान रख सके, समान अधिकार दिला सके, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक था नास्तिक संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था का उदय। दूसरा अपन पढ़ेंगे, अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, लोहे की खोज। किसकी खोज, लोहे की खोज। लोहे की खोज, ठीक है। अब देखो नास्तिक संप्रदाय में लोहे की खोज का क्या योगदान था, यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजार, ठीक है, कुल्हाड़ी आदि बनने शुरू हो गए, आदि बनने शुरू हो गए, ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहा धातु आ गई। अब जब लोहा आया, लोहे के कारण आर्यों ने अपनी कृषि का विस्तार किया, कृषि का विस्तार किया। अब कृषि आएगी, कृषि के विस्तार से आइए गंगा के मैदान से आगे चले गए, गंगा की दोआब से आगे बढ़े, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ, कृषि आई तो बैल की आवश्यकता महसूस हुई, बैल की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक काल में एक समझ मिलता है, देखिए दो चीजें हैं, मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, एक आता उत्तर वैदिक काल, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक काल में इस समय अतिथि को गोहन बोलते थे, क्या बोलते थे, गोहन। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्य बोला जाता था, यानी गाय पवित्र पशु होता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को ये लोग मारते नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गाय जो थी उसका मांस खाना शुरू कर दिया था लोगों ने, ठीक है। और अतिथि का स्वागत गाय के मांस से होता था, जिसे बोलते थे गोहन, ठीक है। तो इस समय देखिए अगर आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में गाय का मांस लोगों को परोसा जाने लगा, लोग गाय के मांस को खाने लगे। जब गाय के मांस को अगर लोग खाएंगे, गाय को खाएंगे, तो आपको पता बैलों की कमी होगी, यानी बैलों की है आवश्यकता, लेकिन गाय का मांस खाने से बैलों में कमी आने लगी, बैलों में कमी आ गई,
बात है, लोहा लोहे से जैसे हल बनना शुरू हो जाएगी, लोहे से हल बनेगा तो क्या होगा, उस समय कुल्हाड़ी बनेगी तो आगे अपना विस्तार करेंगे, ये आगे से आगे बढ़ेंगे, कृषि का विस्तार होगा और ये जूमिंग कृषि करेंगे। अब जूमिंग कृषि जब ये करेंगे तो क्या होगा, जो औजार है उनसे ये अपनी कृषि का विस्तार करेंगे। तो आपको पता है कि इनको आगे जाने के लिए जो बैल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हल जोतने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये बैलों का ही प्रयोग करते थे, तो बैलों की आवश्यकता हुई। लेकिन उस समय क्या था, उत्तर वैदिक काल में ये जो समय था 1000 से 600 500 400 के बीच का जो समय था, उस समय लोगों को गाय का मांस खाना शुरू कर दिया, गाय का लोग मांस खाना शुरू कर दिया। जो गाय वैदिक काल में अगण्य थी, जिसको मारना अपराध था, वो आगे चलकर लोग उसका मांस खाने लग गए। तो अब लोगों को एक ऐसे धर्म की जरूरत थी, एक ऐसी कम्युनिटी की जरूरत थी जो कि उनको बैल मतलब बैल प्रदान करवाए। तो लोग यहाँ पर गाय को पूजनीय मानते थे और जो लोग गाय का मांस खाते थे ना, उनसे वो भेदभाव करते थे। तो अब लोगों ने क्या किया, उस क्षेत्र को छोड़कर, उस संप्रदाय को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। तब इन लोगों ने क्या किया, नास्तिक संप्रदाय की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी प्रकार से गाय का मांस खाते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन बिल्कुल वेलकम हो जाए, फिर हमारे घर से और आके किस चीज क्या काम की। तो जिससे क्या हुआ, मतलब यहाँ पर एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो उनको इससे पीछा छुड़वाए, यानी उनको एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे समाज की जरूरत थी जो उनको क्या कर दे, इस प्रकार से उनका पीछा छुड़वा दे। ठीक है ना। तो हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, 3 टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक हमारा था वर्ण व्यवस्था, दूसरा टॉपिक था लोहे की खोज, यानी लोहे की खोज होने से ही आर्यों का क्या होगा, बहुत ज्यादा विस्तार होगा, क्योंकि जो आर्य एक स्थान पर बैठे थे, एक स्थान पर ही प्रकृति के ऊपर आश्रित थे। जब लोहे की खोज होगी, लोहे हल आ गया, उस समय बैल आ गया, तो आर्यों ने क्या करना, खेती करनी शुरू कर दी। और वो गंगा यमुना द्वार को छोड़कर आगे और चले जाएंगे, दक्षिण तक चले जाएंगे, कृष्णा गोदावरी तक चले जाएंगे। ठीक है ना। तो लोहे के नाम आर्यों ने अपने कृषि का विस्तार किया, कृषि के विस्तार से आर्य गंगा के द्वार से आगे बढ़ने लगे। बैल की आवश्यकता महसूस हुई और बैलों की थी जरूरत, क्योंकि उस समय जो गाय थी वो पवित्र मानी जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते गाय का लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है सिक्कों का प्रचलन। तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। यानी इस समय आते आते धातुओं का आविष्कार हो गया, धातुओं का आविष्कार हुआ। ठीक है। अब धातुओं का आविष्कार होने से उस समय क्रय विक्रय के लिए सिक्के प्रचलन में आए, सिक्के प्रचलन में आए। ठीक है। अब जब सिक्का प्रचलन में आ गया, उस समय क्या आ गया, पैसा आ गया, मुद्रा आ गई। मुद्रा का क्या हुआ, मुद्रा का विस्तार होना शुरू हो गया। यानी कोई बात आज के समय की, आज अगर हमारे पास पैसा हो जाएगा, सारी लड़ाई किस चीज की है, पैसे की। और वो उस समय यानी उत्तर वैदिक काल में जब सिक्का आ गया, धातु आ गई, जिसे आप निष्ठ बोलते हो, दिरहम बोलते हो, वो सिक्के के प्रचलन होने से, धातुओं का आविष्कार होने से क्रय विक्रय के लिए सिक्के प्रचलन में आए। अब जब सिक्का प्रचलन में आया तो वही बात आज के समय में, आज प्रत्येक आदमी चाहता है कि मेरे पास ज्यादा धन हो, मेरे पास ज्यादा धन हो, मेरे पास ज्यादा धन हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोगों के मन में लोग ये चाहते थे कि आगे से आगे बढ़ते चले गए और धन कमाने की लालसा बढ़ने लगी, धन कमाने की लालसा बढ़ी। जब धन कमाने की लालसा बढ़ी ना, तो लोग अपने जो धार्मिक अनुष्ठान थे, जो वैदिक कर्मकांड थे, उनको एक तरह से भूल गए थे। ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा बुराइयां थी।
ठीक है। अब ये लोग चाहते थे कि हम धन भी कमाए, ठीक है, और हमारा जो धन कमाया हुआ हो उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़े। तो एक उनको एक ऐसे धर्म की, एक ऐसे संप्रदाय की जरूरत थी जो उनको मतलब ये जो बलि वगैरह है, ये और सिस्टम है, इनसे उनका पीछा छूट जाए, ठीक है। तो तीसरा हमारा टॉपिक कौन सा आ गया? सिक्कों का प्रचलन। तीसरा कौन सा आ गया? सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।